गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है सबको? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर आ रही है। सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, यस सर आ रही है। कल हमने स्टार्ट किया था ना पीएमएमसी, फिर वो बीच में रुक गया था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेस कर देना, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। ठीक है सर कल की मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, वो मार्क कर दोगे आप? ठीक है, एक बार ना मुझे मैसेज कर दो। नाम क्या, मैं लिख लेता हूँ, बताओ नाम क्या है? सर मनीष 29 पे। नहीं तो मैंने ना आज वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, अभी मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैं आज करूँगा ब्लॉक, तो आप कल की लगा सकते हो, आप खुद ही लगा दो। मैंने आज भी लिंक शेयर किया ना, अभी ओके सर। लगा देना, फिर मैं आज ब्लॉक कर दूँगा। ठीक है सर लैब की लगा देना। किसकी लैब थी ना कल तो? हाँ मुझे पता है, मैं लगा दूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जिसको डाउट होगा हैंड रेस करना। ठीक है बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। हमें पढ़ना था PMMC। देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें 3 पार्ट पढ़ने थे। पहला पार्ट है हमारा मूविंग कॉइल, दूसरा पार्ट है मूविंग आयरन, और थर्ड पार्ट है डायनोमीटर टाइप। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट, मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल किसके भी पे होता है, तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट हो, तो उसका नाम हो गया PMMC। तो इसमें हमने क्या किया था, पहला डिफरेंस, पहले तो क्या था कि पीएमसी खाली किसके लिए यूज होता है, खाली डीसी के लिए यूज होता है, ये एसी के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, ओनली डीसी के लिए यूज होता है। अब इसमें क्या था, हमने कल पढ़ा था, तो वो कह रहा था कि परमानेंट मैग्नेट लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और किसका लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्मर का। एल्यूमिनियम फॉर्मर से उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं। ये हमारी स्पिंडल थी, कल बताया था, ये पाइवेट था, इसे ज्वेल बेरिंग कहते हैं, जहाँ पे कनेक्टेड होता है। ये हमारे 2 परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारा स्केल हो गया। ये T1 T2 हमारे 2 स्प्रिंग्स थे। ठीक है, तो ये कहते हैं हमारा जो एल्यूमिनियम फोर है उसको हम लोग सिलेंड्रिकल के अंदर रख देते हैं 2 पोल्स के साथ में। तो कोयल को हम लोग वाउंड करते हैं एल्यूमिनियम फोर के साथ, जो कि स्पिंडल से कनेक्टेड है, और जो स्पिंडल है वो किससे कनेक्टेड है, ज्वेल बेयरिंग से। और जो 2 स्प्रिंग्स हैं वो दोनों स्पिंडल के दोनों एंड्स की तरफ कनेक्टेड है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और जो टर्मिनल है मूविंग कोयल का वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो करंट जो फ्लो करता है पहले कहाँ से जाएगा, स्प्रिंग 1 से, फिर जाएगा स्प्रिंग 2 पे, पहले 1 पे आएगा फिर 2 पे जाएगा।
ठीक है, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम था। हम पढ़ते हैं बेटा इसका प्रिंसिपल, ये काम करता कैसे है। तो देखो ये कहता है, पहली चीज तो ध्यान रखना, पीएमसी खाली किसके लिए काम करता है, डीसी के लिए। जो एमआई पढ़ेंगे ये दोनों के लिए काम करता है, एसी एज वेल एज डीसी। जो डायनोमीटर होता है ये भी दोनों के लिए काम करता है, एसी एज वेल एज डीसी। सिर्फ पीएमसी है जो सिर्फ एक के लिए काम करता है। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने इसमें डीसी सप्लाई दी मूविंग कोयल को, तो सप्लाई देते क्या होगा, डीसी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो जो करंट कैरिंग कोयल होती है उसको जैसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो वहां पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो ये फोर्स होती है वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड के देखो सिंपल सा है, पहले क्या बना बेटा, करंट। तो करंट कहाँ गया, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, परमानेंट मैग्नेट थे तो मैग्नेटिक फील्ड थी। जैसे ही वहां गया तो वहां उसने क्या किया, एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया। तो जब फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ क्या बनता है बेटा, टॉर्क। और अगर टॉर्क बनता है तो टॉर्क क्या होता है, बेसिकली रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसी डीसी करंट कोयल मिली वहां पे वो मैग्नेट के पास गई, वहां से क्या हुआ, एक फोर्स बिल्डअप हुई। उस फोर्स ने क्या किया, टॉर्क को प्रोड्यूस किया और रोटेशन को स्टार्ट किया। अब जो हमारा पॉइंटर था वो स्पिंडल से अटैच था, तो जैसे ही हमारा जो फॉर्मर है एल्यूमिनियम फॉर्मर वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो पॉइंटर जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है कैलिब्रेटेड स्केल पे रीडिंग देने के लिए। अब वो कहता है जैसी पोलैरिटी रिवर्स होती है तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो मैकेनिकल स्टॉपर होता है वो अलाउ नहीं करता डिफ्लेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में। इस यही रीजन है कि पोलैरिटी इसमें मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब पूरी साइकिल के लिए पोलैरिटी क्या रहनी चाहिए, सेम। अब यही रीजन है कि वाई इट इज यूज ओनली इन डीसी, क्योंकि डीसी पे पोलैरिटी क्या रहती है, सेम। एसी पे क्या होती है, पोलैरिटी चेंज होती है बेटा। हाफ साइकिल के लिए अगर पॉजिटिव है तो हाफ साइकिल के लिए क्या रहता है, वो नेगेटिव। इसलिए इसको हम लोग एसी में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज द रिक्वायरमेंट कंडीशन इज पोलैरिटी शुड रिमेन सेम ओवर द साइकिल। ठीक है, अगर हम एसी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स स्ट्रोक प्रोड्यूस हो जाता है, और रिवर्स स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, हमें स्केल के ऊपर रीडिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसे एसी में यूज नहीं करते। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आया। पहले करंट बनेगा, करंट फ्लो जैसे फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के पास तो वहाँ एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है, टॉर्क क्या करेगी, रोटेशन। जब वो चीज रोटेट होगा, ये चीज तो रोटेशन होगी तो स्पिंडल कनेक्ट है, स्पिंडल भी रोटेट होगा। स्पिंडल रोटेट होगा तो जो पॉइंटर है बेटा वो हमें वहाँ पे वैल्यू दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो कहता है हमें ना इसमें टॉर्क निकालनी है बेटा, किसकी टॉर्क क्या होगी। ठीक है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखो हमने मान लिया टीडी क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। टीसी क्या हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क, पिछला से पढ़ाई थी सारी चीजें। थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट, बी हमने मान ली विथ ऑफ द कोयल, और एल मान ली हमने हाइट ऑफ द कोयल। जो हमारे बीच में कोर था ना जिसमें हमने एल्यूमिनियम फोर लगाया था ये, तो हमने बी मान ली इसकी विथ है, और एल मान ली हमने इसकी हाइट है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, बी फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, ए एरिया ऑफ द कोइल हो गया। अब देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बी आई एल साइन थीटा। अब जब यहाँ की बात करेंगे तो एंगल कितने का बना रहा था ये, 90 डिग्री का। साइन 90 क्या हो गया, 1। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला बन गया, बी आई एल। फोर्स का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, फोर्स हो गया हमारी बी आई एल, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में करंट इंटू में लेंथ, जो भी हाइट हमने ले रखी थी एल। ठीक है, अब ये किसके लिए निकली, एक के लिए। टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो इनटू एन। तो दिस इज आवर फोर्स। ठीक है बेटा, अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स हमने ऊपर से निकाल ली थी, और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, विथ कितनी थी इसकी, बी। तो ये वैल्यू क्या होगी, बी। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया, ये आ गया बी आई एन ए। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कितने पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, 3 के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और आई के ऊपर। अब ध्यान से देखना बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट मैग्नेट हमने एक फिक्स लगा रखा है ना, तो परमानेंट मैग्नेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। एरिया, एरिया भी सेम रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं चेंज कर रहे, तो खाली जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है सबसे ज्यादा, करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, उतनी ज्यादा वैल्यू वो हमें मेजर करके बताएगा। जितना करंट कम करेंगे उतनी कम वैल्यू होगी, उतनी कम डिफ्लेक्शन वो हमें यहाँ पे शो करेगा।
नेक्स्ट देखो इसके पेपर में सवाल क्या आएगा बेटा, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑफ पीएमएमसी, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड टॉर्क ऑफ पीएमएमसी। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। नेक्स्ट देखो इसके फायदे क्या होते हैं। तो इसमें पहला फायदा क्या होता है, इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है ना वो हाई होती है, पावर कंजप्शन लेस होता है, स्केल जो है ना बेटा वो यूनिफॉर्म है इसमें, और रेंज जो होती है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सबसे बड़े तो ये है कि खाली डीसी के लिए यूज होता है, कॉस्ट हाई होती है, और इसमें एरर होते हैं, फ्रिक्शनल एरर आता है और टेम्परेचर एरर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब बेटा एक समझने की चीज़ आएगी, ध्यान से देखना, पेपर में जो 99% क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि पीएमसी की सबसे बड़ा फायदा क्या था कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पीएमएमसी का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो क्या है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पीएमएमसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पेपर में सवाल आएगा, डायरेक्ट आता है एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका या तो हम शंट रेजिस्टेंस यूज करें, दूसरा या तो हम लोग मल्टीप्लायर यूज करें। ठीक है, एक्सटेंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम शंट यूज करें या तो हम मल्टीप्लायर यूज करें। तो अभी हम पढ़ते हैं पहला तरीका। अगर मैं शंट यूज कर रहा हूँ तो हमने क्या किया, हमने एक लो शंट रेजिस्टेंस लिया, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमारे एमीमीटर के साथ। तो देखो ये था हमारा, इसके साथ हमने एक लो शंट लिया और उसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जो इसका रेजिस्टेंस होगा कोइल का, उसे हमने मीटर रीडिंग बोला है, तो वो हो गया आर एम। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। आर एस एच मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। आई एम स्टैंड्स फॉर करंट ऑफ द मीटर। आई एस एच करंट ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। कितना समझ में आया। अब देखो हमने कुछ नहीं किया, अब हमें एक चीज पता है कि ये किस में दोनों आपस में बेटा, पैरेलल में। ये चीज ध्यान रखना बस, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या रहती है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा हमारी, सेम। तो ये पैरामीटर्स हमने मान लिए। आरएसएस शंट रेजिस्टेंस हो गया, ये मोटर रेजिस्टेंस आई एम, आई क्या हो गया, टोटल करंट टू बी मेजर। अब देखो, अब पैरेलल में कनेक्टेड इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट में वोल्टेज क्या होगी बेटा, सेम। मतलब वीएम वोल्टेज और शंट वोल्टेज होगी दोनों केस में क्या होगी, सेम। अब वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, आई आर। आई आर, तो अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम आर एम इज इक्वल टू वी किसका, शंट का, तो शंट का क्या हो जाएगा, आई आर। कौन सा आर, शंट वाला, कौन सा रेजिस्टेंस, शंट वाला। तो वैल्यू डाल दी आई आर की। नेक्स्ट आई की टर्म्स को एक तरफ कर लिया, आर की टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अच्छा, अब देखो टोटल करंट किसके बराबर होगा, जो मेजर करना है। टोटल सर्किट के अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक आई एम और एक आई एस। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई एम प्लस आई एस एच। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन थी आई एम से डिवाइड कर, तो यहाँ पे भी आई एम आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी हमारा आई एम आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा आई एम आ जाएगा। तो ये आई एम तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गए। तो क्या फॉर्मूला बन गया, आई अपॉन में आई एम इज इक्वल टू 1 प्लस आई एस एच अपॉन में आई एम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब आई एस एच और आई एम की वैल्यू को निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकल सकती है। इसको आई एस एच और आई एम को हम लोग क्या करेंगे, आई को, ये देखो यहाँ था ना, ये आई एस एच अपॉन में आई एम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से आर एम अपॉन में आर एस एच, ये निकलेगी। इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बेटा, वो वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, आर एम अपॉन आर एस एच आ गया। आई एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो टोटल करंट आई था तो किसके बराबर था, देखो टोटल करंट दो के कारण बन रहा था, एक आई एम के कारण, और एक्सटेंड करने के लिए हमने क्या लगाया था, शंट रेजिस्टेंस, तो एक शंट के कारण। तो ये तो ऑलरेडी था ना सर्किट में, ये हमने क्या किया है, ऐड किया है बेटा, आई एस। तो कहता है आई इज इक्वल टू आई एम तो पहले ही था, साथ में एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जुड़ गया, क्या जुड़ गया, 1 प्लस आर एम अपॉन में आर एस एच। इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है बेटा, और जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो किसका बना होता है, मैंगेनियन का बना होता है। इसमें कोई डाउट। सेकंड इसी का उल्टा है,
मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर में हमने क्या किया, देखो पहला आया था बेटा हमारा शंट रेजिस्टेंस, उसमें हमने क्या किया था, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था शंट रेजिस्टेंस को। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पिछले में क्या किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया था। मल्टीप्लायर में हम क्या करते हैं, उसको बेटा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे देखो हमने ये लिया RSC, इसको हमने इसके साथ किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में, यही डिफरेंस है। जब पैरेलल में किया था तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए थी, जब सीरीज में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। देखो सब कुछ सेम है वैसे की वैसे ही। नेक्स्ट देखो, अब हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिए। RM क्या हो गया, सेम रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। RSC रेजिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लायर, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उसमें क्या था, पैरेलल में था, शंट था वो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज टू बी मेजर्ड। अब एक छोटा सा डिफरेंस, पिछले वाला पैरेलल में था तो वहां पे क्या सेम रहता था बेटा, वोल्टेज, तो हमने वोल्टेज से स्टार्ट किया। अच्छा, जब कोई भी चीज सीरीज में होती है तो वोल्टेज तो वेरी करती है ना, क्या सेम रहता है हमारा, करंट। क्या सेम रहता है, करंट। अगर करंट सेम रहेगा सीरीज में तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, करंट से। मतलब IM किसके बराबर होगा हमारा, ISC के बराबर। सेम स्टेप्स है बेटा। IM किसके बराबर हो गया, ISC के बराबर। I का क्या फॉर्मूला होता है, V/R, फॉर्मूला लगा दिया। VM अपॉन में RM, SC क्या हो जाएगा, VSC अपॉन में RSC। V की टर्म्स को एक तरफ कर लिया, R की टर्म्स को एक तरफ कर लिया। सेम एक्सप्रेशन है लास्ट वाले की तरह। ठीक है, इतना आया। नेक्स्ट देखो अब। अच्छा, अब हमने उसमें KCL लगाया था टोटल करंट, इसमें वोल्टेज लगा देंगे तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, VM प्लस VSC। उसमें भी क्या किया था, डिवाइड बाय VM, हर एक को VM से डिवाइड किया। उसमें IM से किया था क्योंकि करंट था, इसमें V है तो VM से डिवाइड कर दिया, VM कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमने क्या किया, VS और VM को रिप्लेस कर लिया। कहां से रिप्लेस किया बेटा, इसको हमने रिप्लेस किया इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन थी ना, यहां से हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, RSC अपॉन में RM, जैसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन किया था। ठीक है, सिर्फ ये वो फर्क कितना, वो I की टर्म में आ रहा था, V की टर्म में आएगा बस। नेक्स्ट डिवाइड के वैल्यू पुट कर दी, उसमें भी यही आ रहा था, I इज इक्वल टू IM आ रहा था वहां पे, यहाँ पे V इज इक्वल टू VM आ गया। क्यों, अगर सीरीज में है तो वोल्टेज की टर्म्स में निकलेगा, पैरेलल में है तो करंट की टर्म्स में निकलेगा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा लगा वो किसके कारण लगा, इसके कारण लगा, तो इसको हमने नाम दे दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो एक्सटेंशन ऑफ समझ में आया, एक्सटेंड करने का, PMC को एक्सटेंड करने के हमें दो तरीके दे दिए इन्होंने। ठीक है, ये दोनों तरीके हमें अच्छे से पढ़ने के भी, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सटेंशन रेंज ऑफ PMC। तो दो तरीके करने के, पहला तरीका था विद यूजिंग लो शंट रेजिस्टेंस, दूसरा था विद यूजिंग हाई सीरीज रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला मूविंग कोयल। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मूविंग आयरन। जब कल बताया था तो मूविंग आयरन हमारा दो टाइप का था, एक होता था अट्रैक्शन, होता था रिपल्शन। कल इसका इंट्रोडक्शन करा ही दिया था। ये देखो बेटा, ये देखो, ये हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से कल भी बता दी थी। पहली चीज तो क्या ध्यान रखना है कि मूविंग कोयल क्या था, खाली डीसी में यूज होता था। मूविंग आयरन AC DC दोनों में यूज होता है। दो टाइप का बताया था, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब इसमें देखो हमने क्या किया था, मूविंग आयरन को फिक्स कर दिया था स्पिंडल के साथ। ये हमारा स्पिंडल था ना, इसको मूविंग आयरन के साथ हमने फिक्स कर दिया था, और उसके अंदर फिर क्या कनेक्टेड थी, कोयल। तो जो पॉइंटर और जो बैलेंस वेट थे वो स्पिंडल से कनेक्टेड थे, और ज्वेल बेरिंग से उसको सपोर्ट मिला था। ये हमारी क्या थी, ज्वेलर बेरिंग। ठीक है, दीज आर टू द स्प्रिंग, सेम कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों स्प्रिंग है हमारे। ठीक है, और ये हमारी फिक्स्ड कोयल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा स्केल है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट दे दिया बैटरी का, ये इसका नेगेटिव पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब देखो उसका प्रिंसिपल देखो इसमें क्या होता है। कहता है जो करंट हमें मेजर करना है, तो जैसे हम इस फिक्स कोयल से, हमारी फिक्स कोयल है ना, इसमें से मान लो मैंने यहाँ से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया I, तो कहता है जैसे ही मैंने I करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने I करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया तो क्या होगा, तो जैसे ही फ्लो करेगा पहले फिक्स्ड कोयल से, तो उसका वो क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या बना वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बनी। जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, इंडक्शन होगा। उस इंडक्शन के कारण जो हमारा कोर था वो क्या हो जाएगा,
मैग्नेटाइज हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्या हुआ, करंट जैसी फ्लो स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो हमारा मूविंग आयरन है वो क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये जो हमारा मूविंग आयरन, ये इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटाइज हो जाएगा तो जो नॉर्थ पोल होता है मूविंग कॉइल का, वो अट्रैक्ट कर जाता है साउथ पोल ऑफ द फिक्स्ड कॉइल के साथ। ध्यान से समझना, जो नॉर्थ पोल होगा किसका, इसका, ये वाला मूविंग कॉइल का जो नॉर्थ पोल होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है किसको, साउथ पोल को, किसके, फिक्स्ड कॉइल के। जब ये अट्रैक्ट करता है तो वहां पे एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो जो यहाँ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बेटा वो किसके कारण हो रही है, अट्रैक्शन के कारण। जब हमारा ये जो मूविंग आयरन का नॉर्थ पोल है ये इसको साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके कारण जो फोर्स लग रही है, उसके कारण उसके कारण जो फोर्स बन रही है, उसके कारण वहां पे डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल जो स्पिंडल के साथ अटैच होता है, तो जैसे ही वहां पे फोर्स लगेगी, मूविंग आयरन रोटेट हो रहा है तो स्पिंडल भी क्या होगा, रोटेट होगा। अगर स्पिंडल रोटेट हो रहा है तो पॉइंटर भी रोटेट होगा, और पॉइंटर रोटेट हो रहा है तो स्केल पे हमें वहां पे वो हमारी रीडिंग की वैल्यू दे देगा। इतना समझ में आया? अच्छा, सब कुछ सेम है बेटा, खाली फर्क क्या है, अगर ये दोनों आपस में, अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे कहते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। अगर ये चीज जब अब फोर्स तो क्रिएट होनी है ना, फोर्स दो तरीके से क्रिएट हो सकती है, जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करें या ये दोनों आपस में रिपेल करें। अगर ये दोनों आपस में बेटा अट्रैक्ट करके फोर्स बना रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, सिर्फ यही डिफरेंस है। और अगर यहाँ रिपल्शन के कारण क्रिएट होगी फोर्स तो उसे बोलेंगे रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, थ्योरी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, टॉर्क, सब कुछ सेम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब हमें इसके लिए निकालनी है बेटा टॉर्क। ठीक है, देखो अब हमें पता है, हमने मान लिया स्टार्टिंग में जो इंडक्टेंस था वो एल था। ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, कितना छोटा सा इंक्रीज हो गया, डीएल। ठीक है, हमने मान लिया स्टार्टिंग में जो हमारा करंट था वो आई था, जो इंक्रीज हुआ उसको हमने मान लिया डी आई। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या कहता है, हमने मान लिया थीटा हमारा एंगल है, स्टार्टिंग में थीटा एंगल था, कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था। हमने उस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन हुई तो एंगल चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, डी थीटा। तो करंट भी चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, डी आई। ठीक है, तो अब टोटल एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा। टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आई प्लस डी आई। ठीक है, टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल प्लस डी एल। ठीक है, अब देखो हमें पता है इंडक्टेंस के कारण अगर चेंज होता है, इंडक्टेंस कब चेंज होता है बेटा, जब मूविंग आयरन की पोजीशन चेंज होगी। अब पोजीशन तो चेंज हो रही है तभी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इंडक्टेंस चेंज हुआ, इसलिए हमने उसको मान लिया डीएल चेंज हुआ। अब हमें पता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, फेरेडे ने लॉ दिया था ईएमएफ इंड्यूस्ड का। ईएमएफ क्या होता था बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो अपोजिट कंडक्टर में, सॉरी साथ वाले कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटी सी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसी वोल्टेज के कारण जो छोटा सा करंट बनता है उसे हम लोग कहते हैं एडी करंट। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर था एक, ये एक दूसरा कंडक्टर है, हमने माना इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा था आई। तो जब आई करंट यहाँ से फ्लो करता है ना, तो इसके कारण इस कंडक्टर में भी एक छोटी सी वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड द प्रिंसिपल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो हमें पता है फेरेडे ने क्या दिया था कि E इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एल आई। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगाया, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फैक्टर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दिस आर फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डी टी से डी टी कट गया, खाली क्या बच गया, आई। तो ये क्या बच गया बेटा, एल आई डी आई। जब इसको आई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी से डी टी कट गया, ये क्या बच गया, आई स्क्वायर डी एल। ठीक है, तो जो टोटल ईएमएफ था हमारा वो क्या हो गया, हमने दोनों साइड किया गया था, आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अब, ई इंटू में आई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अब ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारी एनर्जी है वो दो फॉर्म में यूज हो रही है। कुछ एनर्जी तो इंडक्टर लेके जा रहे हैं और जो बच गई वो हम लोग यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है ना। तो कुछ एनर्जी तो हमने इंडक्टेंस में स्टोर कर ली, जो बची उसको भेज दिया ताकि वो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करे ताकि डिफ्लेक्शन वहां पे हो सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अब हमें पता है जो चेंज इन एनर्जी होती है, अब एनर्जी जब चेंज हो रही है उसमें इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, तो चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगी, जो फाइनल एनर्जी थी माइनस जो इनिशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो देखो इनिशियल क्या होगी, एनर्जी स्टोर ऑफ इंडक्टर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इनिशियल था, इसको माइनस करना है किसमें से, फाइनल में। अब फाइनल क्या हो गया, इंडक्टेंस क्या हो गया था टोटल, एल प्लस डी एल बेटा, और करंट क्या हो गया था, आई प्लस डी आई। तो वैल्यू पुट कर दी, ये था हमारा फाइनल, ये था हमारा माइनस इनिशियल। ठीक है बेटा, वैल्यू डालिए सिंपल। अच्छा, वैल्यू डाल के हमने क्या किया, ये स्क्वायर था तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्प्लिट कर दिया। अच्छा, डी आई, डी क्या होता है, स्मॉल करंट, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा स्मॉल हो गया, तो डी आई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेग्लिजिबल। डी आई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेग्लिजिबल। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बन गई बेटा, दिस इज आर इक्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करके हमने मल्टीप्लाई किया, पहले ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, देन ये इसके साथ, देन ये इसका, सिंपल मैथमेटिक्स है। सोल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई ये, हाफ टाइम एल आई स्क्वायर प्लस 2 एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल प्लस 2 आई डी एल माइनस एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर जब सोल्व किया तो देखो प्लस एल आई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई बेटा, हाफ इंटू में दिस। अब जब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 तो कट गया, तो ये बच गया एल आई डी आई प्लस ये हाफ अंदर में गया हाफ आई स्क्वायर डी एल। तो दिस इज आर सेकंड इक्वेशन, बन गई सेकंड इक्वेशन। पहले ऊपर एक इक्वेशन बनी थी, अभी हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, एनर्जी चेंज कितनी हुई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, कुछ जो इंडक्टर स्टोर कर रहा था, कुछ जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो इंडक्टर स्टोर कितना कर रहा था हमने निकाल लिया, इतना स्टोर कर रहा है। अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, मैकेनिकल वर्क कितना करेगा वो, जितने एंगल से रोटेट होगा। तो हमने मान लिया वहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी थी, तो कितने एंगल से चेंज हुआ, डी थीटा से। तो टोटल कितनी होगी, डी थीटा, टॉर्क इनटू में डी थीटा। तो दिस इज आर थर्ड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई थी। अच्छा, अब देखो, अब वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहेगी। तो टोटल एनर्जी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड की थी, पहला इंडक्टर के लिए गया था, दूसरा गया था मैकेनिकल के लिए। तो कंजर्व रहेगी, तो पहले हमने निकाली थी टोटल एनर्जी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या निकली थी, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने निकाला था एनर्जी स्टोर, फाइनल माइनस इनिशियल करके, ये कहाँ से आया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से। फिर हमने निकाली मैकेनिकल एनर्जी, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये कहाँ से आया हमारा, इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमने तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। जब पुट करके बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरी टर्म इधर आ क्या हो जाएगी बेटा, माइनस। जब माइनस हो जाएगी तो ये एल आई डी आई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर डी एल माइनस हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल, सोल्व कर लिया तो क्या बच गया, हाफ ऑफ आई स्क्वायर डी एल इक्वल टू डिफ्लेक्शन टॉर्क इनटू में एंगल। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टी डी की। हमें क्या निकालना था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, निकल गई बेटा। दिस इज द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे निकालते हैं, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। अच्छा, अब ये कहता है अगर हम चलें स्टेडी स्टेट मान के, तो स्टेडी स्टेट क्या होती है बेटा, स्टेडी स्टेट होती है, मैंने कल ही बताया था, एक होता था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता था कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बताया था कि जो हमारा पॉइंटर होगा 0 से मूव करके 10 पे गया, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जो फोर्स लगी 0 से 10 पे ले जाने के लिए, उसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते थे। और फिर वहां पे हम लोग एक स्प्रिंग लगाते थे जो कि उस फोर्स को कंट्रोल करता था, ताकि जब करंट फ्लो करना बंद कर दे तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग वो कहाँ आ जाए, दोबारा 10 से 0 पे आ जाए। तो कहता है स्टेडी स्टेट मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, ये दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा। तो हमें पता है हमारा टी डी किसके बराबर होगा, टी सी के बराबर। अब टी सी क्या होता है,
फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो टॉर्क क्या होती है के थीटा। के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा इज द एंगल। तो टीडी किस बराबर होना चाहिए, टीसी के बराबर होना चाहिए। टीसी का फॉर्मूला होता है के थीटा, टीडी की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली, सोल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब कंपेयर करो बेटा, थीटा भी सेम रहेगा, एल भी सेम रहेगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा। तो थीटा बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर, आई स्क्वायर के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ज्यादा यहाँ पे ये मेजर वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस। इसके सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। ये चीप होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है और इसमें कोई भी एरर नहीं होता है। इसमें डिसएडवांटेज होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या आता है, एडी करंट। तो इसमें दो लॉसेज होते हैं, एक होता है एडी लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है बेटा, और इसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, पैटर्न जो होता है उसके रेगुलर नहीं होते। तो ये था हमारा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब हमें पढ़ना है रिपल्शन टाइप। ठीक है, तो ये हमारा रिपल्शन टाइप, मैंने पहले ही बताया था। सिर्फ क्या फर्क था, वहां पे अट्रैक्शन हो रही थी तो अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स बन रही थी, अब यहाँ किसके कारण बन जाएगी बेटा, रिपल्शन के कारण जो फोर्स बनेगी, तो उसे हम लोग कह देते हैं रिपल्शन टाइप। ठीक है, तो कहते हैं रिपल्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, फिक्स आयरन को हम लोग अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही मूविंग आयरन कनेक्टेड होता है स्पिंडल के साथ, तो पॉइंटर जैसे ही मूव करेगा तो वहां पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये कैसे काम करता है, सेम फंडा है, कुछ फर्क नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे उसमें पढ़ा था सेम है, सबसे पहले करंट को फ्लो कराएंगे। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा कॉइल के साथ, तो वहां पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। पिछली बार भी बनी थी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो जो फिक्स्ड आयरन है और जो मूविंग आयरन है वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, मैग्नेटाइज होते हैं सेम पोलैरिटी के साथ। ठीक है, तो जब पोल्स जो फिक्स हैं मूविंग आयरन के, वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो फोर्स बन रही है वो किसके कारण बन रही है, रिपेलिंग के कारण। लास्ट केस में जो फोर्स बन रही थी किस कारण बन रही थी, अट्रैक्शन के कारण। तो अगर अट्रैक्शन के कारण बन रही तो उसे अट्रैक्शन टाइप बोल दिया, रिपल्शन के कारण बोल रहे हैं तो उसे क्या बोल दिया, रिपल्शन टाइप। अगर पेपर में हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द टॉर्क एक्सप्रेशन फॉर रिपल्शन टाइप मूविंग, तो सब कुछ सेम होगा बेटा। जो भी हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला ना, ये सारा एक्सप्रेशन सेम है। दोनों केसेस में हमारे यही एक्सप्रेशन है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। अगर मूविंग आयरन अट्रैक्शन के टाइप फोर्स लग रही है तो उसे मूविंग आयरन बोलते हैं, और रिपल्शन के कारण बोल रही है तो उसे रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट केस देखो, डायनोमीटर। ठीक है, डायनोमीटर कहते हैं EMMC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ठीक है, अब इस हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले में हम लोग डायनोमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी, देखो एक चीज और, एक छोटा सा डिफरेंस और होता है। पहले हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल, फिर पढ़ा मूविंग आयरन, और अब हम पढ़ रहे हैं डायनोमीटर। छोटा सा फर्क और भी है। जो मूविंग कॉइल था उससे खाली हम लोग करंट या वोल्टेज मेजर करते हैं, मूविंग आयरन से भी खाली करंट या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग पावर, ठीक है, करंट और वोल्टेज हर चीज मेजर कर सकते हैं। यही डिफरेंस है, इसी चीज के लिए ये बिल्डअप होकर सामने आया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कोयल थी उस कोयल को हम लोग दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इस पहले दोनों केस में हमने क्या किया था, एक ही कोयल ली थी, इसमें भी एक ही कोयल लेंगे, लेकिन उसको दो अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो जैसे हमारी फिक्स्ड कोयल जो होती है उसको दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो जो मूविंग कोयल होती है ना, वो टू हाफ्स हो गए उसके। तो जो बोथ द फिक्स्ड एंड द मूविंग कोयल आर एयर कोर, और उन दोनों के बीच हम लोग क्या कर देते हैं, एयर कोर, एयर डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा हिस्टेरेसिस इफेक्ट जीरो हो जाता है। जब हमने मूविंग आयरन पढ़ा तो उसमें एक लॉस आया था डिसएडवांटेज में, कि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एयर डंपिंग यूज करते हैं। अब एयर डंपिंग क्या होती है, मैंने पिछला समय बता दिया था आप लोगों को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को फिल कर देते हैं ताकि वो दोनों लॉस क्या हो जाए हमारे, जीरो। बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। ये देखो बेटा, इसमें ना म्यूचुअल कंडक्टेंस का रोल रहता है। जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करता है फिक्स्ड कॉइल से, तो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि नंबर ऑफ फ्लक्स कितने पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग मूविंग कॉइल को कैप्ट रखते हैं फिक्स्ड कॉइल के साथ में, तो करंट जैसे ही पास करेगा ना मूविंग कॉइल से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिफ्लेक्ट कराता है हमारे पॉइंटर को। और ये एसी और डीसी दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमें इसकी टॉर्क निकालनी है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने मान लिया L1, देखो ये क्या किया था, ये एक कोयल थी पूरी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट को हमने क्या कर दिया फिक्स, एक पार्ट को हमने रखा मूव। बाकी में क्या था, दो अलग अलग कोयल होती थी, इसमें हमने एक ही कोयल को डिवाइड किया। ठीक है, तो L1 मान लिया सेल्फ इंडक्टेंस फिक्स वाले का, L2 मूविंग का, M क्या हो गया इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I1 पहले वाले का करंट, I2 दूसरे वाले का। ठीक है, तो अब बेटा टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। पर हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्म में, अब देखो ये एक जब पेपर में आएगा तो ये डायरेक्ट नहीं लिखना, ये आपने पूरा ड्राइव करना है। ड्राइव कहाँ से करोगे, अभी मैंने ऊपर सेम फॉर्मूला निकाला था आपको टॉर्क का, निकाला था ना बेटा, ये वहीं से आया है। अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था ना अट्रैक्शन टाइप में पूरा टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये वहीं से आया है, डायरेक्ट नहीं लिखना है पेपर में। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ये हमें पता था, हमने खाली इस केस के लिए EMMC के लिए हमने खाली क्या किया, जो हमारा इंडक्टर की वैल्यू निकाली, इंडक्टर वैल्यू निकल गई, इस इंडक्टर की वैल्यू को हमने यहाँ पे L की जगह पुट कर दिया। ये जो इंडक्टर की वैल्यू थी L, इस L को हमने यहाँ पुट कर दिया, L1 प्लस L2 प्लस 2M। फॉर्मूला जो अगर पेपर में आता है बेटा ड्राइव करने को, तो आपने पूरा ड्राइव करना है, डायरेक्ट नीचे से नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, अब हमें यहाँ साफ पता लग रहा है जो L1 और L2 है वो इंडिपेंडेंट होते हैं थीटा से, मतलब एंगल कितना चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उससे L1 और L2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किससे पर फर्क पड़ता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। तो हमने क्या किया, यहाँ से L1 और L2 को नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि थीटा कितना भी चेंज हो इस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो हमने उसको नेग्लिजिबल कर दिया। तो जो फॉर्मूला बचा, क्या बच गया 2M। तो दिस इज आर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल गई I² DM/d थीटा। नेक्स्ट देखो, अभी कह रहे हैं जब हमने उस कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, दोनों करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ पे हमने सेम माना था II, लेकिन अब क्या होगा, अगर दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होंगी तो सीरीज में क्या होता है बेटा, वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट क्या होता है अलग अलग। तो हमने दोनों करंट क्या मान लिया, I1 I2, तो इस I को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, I1 I2। नेक्स्ट सेम, हमें पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होती है हमारी, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होती है, K थीटा। तो ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, K थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, थीटा की। तो क्या पता लगा, थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I1 I2 के ऊपर और DM के ऊपर। ठीक है बेटा, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आया सबको, कोई डाउट है तो पूछो। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना, और किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है सर। ओके सर। मैंने ग्रुप पे शेयर कर सर दी है। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो 4th एक्सपेरिमेंट है RLC वाला, सर उसकी तो कल ही थी सबमिशन डेट, और सर वो तो अभी हुआ ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगा, मुझे पता है बेटा, उसके मैं नेक्स्ट वेडनेसडे कर ओके दूंगा। सर, ओके सर। अच्छा ये पता लग गया ना आप लोगों के मिड टर्म है 15 फेब से। सर हाँ Yes. बोल बेटा। सर जो मिड टर्म होंगे उसमें पहली 2 यूनिट्स आएगी या फिर ये आप जो थर्ड करा रहे हो ये वाली नहीं, आएगी? पहली देंगे और थर्ड देंगे, इसलिए मैंने पहले थर्ड, वैसे तो हमारी फर्स्ट सेकंड ओके थर्ड सर। तीनों खत्म हो जाएंगी। ठीक है वहां पे। ओके सर। हाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा है। एक बार मैंने नोट शेयर कर दिए हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। Or do we have to rejoin this नहीं नहीं meeting? नहीं बेटा, टॉपिक खत्म हो गया हमारा, मैंने शेयर भी कर दिया है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ये हमारी यूनिट 3 थी, यूनिट 3 ऑलमोस्ट हमारी हाफ कंप्लीट हो गई है, हाफ और बची है, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी।